लॉस्ट हॉरिजॉन ऑफ एस्ट्रोलॉजी की इस 5वीं श्रृंखला में आज हम देश के मूर्धन्य ज्योतिषाचार्य श्री यूके झा से वर्ग, भाव और नक्षत्र इनके विभक्तिकरण के नए संदर्भों, नए अनुसंधानों पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि सिद्धांत के कितने अनुरूप ये नए अनुसंधान हैं। तो आइए श्री झा से इस संबंध में बात करते हैं। अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ वर्गास, या हम जिसे वर्गा इंजीनियरिंग एक नई परिभाषा देने के प्रयास में हैं। इसकी 5वीं कड़ी में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह भी वर्गों से जुड़ी है। कोरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी श्री सत्यनारायण नाइक जी ने एक बड़ा तुलनात्मक अध्ययन नाड़ी ग्रंथों पर किया है, जो कि अंशों का सूक्ष्मतम डिवीजन फलित में नाड़ी शास्त्र पर उपयोग किया गया, उसके बारे में व्याख्या है और आधुनिक कुछ सिद्धांतों का भी उन्होंने समावेश किया है। लेकिन यहाँ हम चूंकि दो बातों को आगे बढ़ रहे हैं, विचार देशवर के मनीषियों के लिए है कि वर्ग में दृष्टि संबंध कितना ज्योतिषोक्त है, इस पर पूर्ण विवरण हो चुका है, तथा वर्गों का नक्षत्रों से संबंध स्थापित करना, उस पर भी डिस्कशन हो चुका है। लेकिन यहाँ हम इस बात को विस्तार से करना चाहेंगे कि वर्ग और नक्षत्र, या नक्षत्र को वर्गों के अनुरूप विभक्त करना, या वर्गों और नक्षत्रों में एक संबंध स्थापित करके फलित का विकास करना, इस बारे में श्री यूके झा साहब से हमारी चर्चा जारी है। और आए हम उनसे इस बारे में जानते हैं कि वर्ग और नक्षत्र, जिसमें नक्षत्र को फिर हम विभक्त करके फलित विकास में किसी नए अनुसंधान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो ये कितना ज्योतिषोक्त है। हाँ, ये अवश्य है कि हर अच्छी चीज स्वीकार्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति में भी देवअंश हो सकता है, लेकिन उसे ज्योतिष के मूल सिद्धांतों की कसौटी पर भी उतरना चाहिए। आइए हम श्री झा से इस बारे में बात करते हैं। यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न बहुत ही मौलिक है। मौलिक इसलिए है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। फल जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, उसे ले लेते हैं। लेकिन हमारी आर्ष विद्या ये कहती है कि सिद्धांत सर्वोपरि है, और हमारी महानता वैदिक इतिहास में यही है कि हमने सिद्धांत को कभी भी सिद्धांत का बलिदान नहीं दिया किसी फल प्राप्ति के लिए। हमें मालूम है कि नक्षत्रों का विभाजन करके भी पद्धतियां बन गई हैं जो प्रचलित हैं, और जिनमें बहुत ज्यादा फल प्राप्त होने का दावा भी किया जा रहा है। यह एक सच है।
दूसरा सच यह भी है कि ऐसे तमाम दावेदार एक उम्र के बाद, एक अवधि के बाद फिर से पुरातन वैदिक आर्ष विद्या की धारा में जुड़ने का प्रयास करते हैं और आजकल उसका शॉर्टकट मेथड नाड़ी हो गया है, जिस पर मैं फिर कभी बोलूंगा। अभी पहले इस बात से बात करें कि नक्षत्रों के विभाजन के आधार पर में जो ज्योतिष बन रहा है, एक प्रोसीडियर सिस्टम है पाश्चात्य सभ्यता में, अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउस। हमारे ऋषियों ने उसको नकार दिया, लेकिन उसे लोगों ने अपने यहाँ स्वीकार कर लिया। बात नकारने की स्वीकारने की नहीं है, न मैं किसी के पक्ष में हूँ न किसी के विपक्ष में हूँ, न मेरा विरोध है किसी अन्वेषणकर्ता से, किसी अनुसंधानकर्ता से, न मेरा समर्थन है किसी रूढ़िवादी और अंधविश्वासी आर्ष मान्यताओं को मानने वाले थे। जब मैंने ही उस पद्धति को पढ़ा तो मुझे कुछ विसंगतियां लगी। मैंने देखा कि वहां भाव खंड की गणना होती है, जिस भाव खंड का राशि खंड से कोई मतलब नहीं है। राशि खंड सदैव लगभग 30 डिग्री या अमूमन या मान्यता प्राप्त 30 डिग्री के बराबरी होती है। मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि एक टेक्नोक्रेट होने के नाते मैं जानता हूं कि हर राशि एग्जैक्टली त्रिकोणमिति के विशेष 30 डिग्री का नहीं है, लेकिन उसके बहुत नजदीक है। लेकिन प्रोसीडियर सिस्टम में अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउस में कोई भावखंड 28 डिग्री का भी हो सकता है और कोई 32 डिग्री का भी हो सकता है। कोई भावखंड मात्र 18-20 डिग्री का हो सकता है और कोई भावखंड लुप्त भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर यह स्थिति रहेगी तो भावखंड का स्वामित्व नहीं तय किया जा सकता है, क्योंकि पाश्चात्य विधि हो या हमारी विधि हो, वैदिक विधि, स्वामित्व तो राशियों को मिला है, किसी भाव को नहीं मिला है। और उस प्रयास में जब उन अनियमित भावखंडों को हम किसी ग्रह से जोड़ते हैं तो यह एक अनर्गल प्रयास है। हम किसी ग्रह की अंशात्मक दूरी को देख के यह तो कह सकते हैं कि यह अमुक नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी अमुक ग्रह है, लेकिन पहला ग्रह और दूसरा ग्रह, जिसको यहाँ पर में कहा जाता है स्टार लॉर्ड, उनको किसी भाव विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्वामित्व तो राशि का है। जब तक भाव राशि के समतुल्य नहीं होगा, यह स्वामित्व लागू करना ऐसे ही होगा जैसे किसी गोल छेद के बीच में वर्गाकार सरिया को प्रवेश कराने का प्रयास होगा। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि इसमें जब फिर उपस्वामित्व सब लॉर्ड की बात होती है तो नक्षत्र का विभाजन भी कर दिया जाता है 9 से।
भ्रमवश लोग उसे समझते हैं कि यह नक्षत्र नवमांस है। यह नक्षत्र नवमांस नहीं है, क्योंकि 9 ही ग्रह है, इसीलिए 9 ग्रह के ही स्वामित्व को बांटने के लिए किया जाता है, 9 से भाग दिया जाता है, और वह 800 मिनट जो है एक नक्षत्र का, वह 9 से विभाजित नहीं होता है। तो यह तमाम प्रक्रिया जो है वह अनर्गल है, अतार्किक है, तर्क रहित है, और कोई भी दावा फल मिलने का जो हो रहा है, प्रयास तमाम यह है कि हम सूक्ष्मतम कालखंड की तरफ जाना चाहते हैं। सूक्ष्मतम कालखंड जाने के लिए यह प्रोसीडियर सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। हम उसको तार्किक ढंग से बुद्धिमता पूर्वक तमाम बौद्धिक शक्तियों का उपयोग करते हुए भी कर सकते हैं। और हम जब हम भावखंड को राशिखंड के समतुल्य बना देंगे, तो हम भावाधिपति का उप भावाधिपति भी ढूंढ सकते हैं, और नक्षत्राधिपति का उप नक्षत्राधिपति ढूंढ सकते हैं, ढूंढते हैं। यह मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप विभाजन कर दीजिए। नक्षत्र एक घटक है राशि का, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और जब भी विभाजन होगा तो राशि का होगा, नक्षत्र का नहीं होगा। नक्षत्र का विभाजन करने वाले सब गलत हो रहे हैं, चाहे वह 36 में करें या 60 में करें, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको कभी भी वो राशि से नहीं जोड़ पाते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि आप राशि का भावाधिपति है, राशि का जो स्वामी है वही भाव का स्वामी है। राशि के मान से आप नक्षत्र का कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा था कि ग्लोब में, गोला के अंदर कार्मिक एनर्जी सिग्नेचर वाइब्रेंट कर रहे हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मैंने विक्षेप सिद्धांत पिछली बार बताया था, उसके आधार पर मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूं मैथमेटिकली और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में, कि वह अभी भी हो सकता है। और कोई भी भाव के, जैसे नक्षत्र के अंदर नक्षत्र है तो भाव के अंदर भी भाव है, राशि के अंदर राशि है। जो मैंने पीछे कहा है कि वर्ग के अंदर वर्ग है, तो जब हम राशि के अंदर राशि को तय कर देंगे तो भाव के अंदर भाव तय हो जाएगा और उपभावाधिपति बन जाएगा। कोई भी चाहे, क्योंकि जब भी हम ये कर रहे हैं तो एक ही बात कर रहे हैं कि एक ही ग्रह का अनेक भावों से प्रभाव कैसा है, अनेक भावों पर में उसका प्रभुत्व कैसा है। और यह चीज वैदिक ज्योतिष में बहुत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं कि किसी कुंडली में मान लीजिए कि कुंभ लग्न उदित हो रहा है और शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, तो शनि का प्रभुत्व 4 राशि पर में सीधा, परोक्ष या अपरोक्ष हो जाता है। वह है लग्न, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी है। वृश्चिक राशि में है, इसीलिए वृश्चिक राशि पर में, और वहां से वृषभ को देखता है तो वृषभ राशि को। यहाँ 4 पर में तो उसके प्रभुत्व का हलचल हो ही रहा है। मैं शनि के विशेष दृष्टि को नहीं ले रहा हूं। अब मान लीजिए, कल्पना करें कि शनि वृश्चिक राशि में किसी खास ग्रह के नक्षत्र में है,
उदाहरण के लिए मान लें कि वह बुध के नक्षत्र में है, तो बुध जो है का जो 2 राशि है मिथुन और कन्या, उस पर भी नैसर्गिक रूप से शनि के प्रभुत्व का अंतर क्रिया शुरू हो जाएगा। और बुध जिस राशि में है उस राशि से भी, क्योंकि वह शनि का भावाधिपति है, मैं गलत कह गया, नक्षत्राधिपति है, तो इस तरह से 4 और 3 7 हो गया। शनि वृश्चिक राशि में है तो उसका भावाधिपति जो है मंगल के 2 राशि जो है मेष और वृश्चिक में तो है ही, तो एक ही हुआ, तो 7 1 8 हो गया। अब बुध जहाँ उसका नक्षत्राधिपति है, स्टार लॉर्ड है, वह जहाँ वो उस नक्षत्राधिपति का जो है उसके त्रिकोण में जो राशि है, जैसे कि कर्क और मीन, तो 8 और 2 10, यहाँ तक तो शनि का प्रभाव चला ही गया, इधर से या उधर से, किधर से भी कभी हिचकता भी नहीं हूँ। सिर्फ वैदिक ऋषियों में यह ताकत थी कि उन्होंने तर्क को एक पूर्ण विषय के रूप में विकसित किया। तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा, और ज्योतिष में कहते हैं कि लॉजिक इज द इसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तर्क ही ज्योतिष शास्त्र की आत्मा है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो हमको कहीं किसी चीज के डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी वैदिक सिस्टम में वह है, हम वह प्राप्त कर सकते हैं। और नई पद्धति बनाना हो तो हर रोज बना सकते हैं, हर दिन एक नई पद्धति बना सकते हैं। उसमें मैं कोई नई बुद्धिमता नहीं समझता हूँ, नई कोई मेधा शक्ति नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऋषियों ने जो देखा वो दृष्टा थे और हम दृष्टा नहीं हैं। लेकिन उनकी बात को समझने के लिए हमको उनके मार्गों का ही अनुसरण करना पड़ेगा। और जब तक हमारा चिंतन मनन एक ऋषि की तरह नहीं होगा तो हम ऐसे ही खेलते रहेंगे क्रिकेट और कबड्डी की तरह ज्योतिष जगत में, तमाम सिद्धांतों को देकर जिनका कोई धरातल नहीं होगा। यही कहूंगा और क्या कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली कड़ी में हम फिर इन अंशों के विभक्तीकरण या अंशात्मक जो डायसेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप है उसका बहुप्रचलित शास्त्र जो बड़ा व्याख्यात है आज की तारीख में, नाड़ी ज्योतिष, उसका भी मूल चिंतन आपसे हम प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।